हरियाणा पुलिस के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया है। एक तरफ 9 पन्नों का सुसाइड नोट जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारियों के नाम हैं और दूसरी तरफ उनकी पत्नी का आरोप है कि आत्महत्या नहीं जातिगत और प्रशासनिक उत्पीड़न का नतीजा है। अब इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए स्टेट मिरर हिंदी ने वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण पांडे से बात की, जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जानकार हैं। उनसे इस पूरे घटनाक्रम के इनसाइड स्टोरी जानी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी पर। जी सर, एक्चुअली आईपीएस वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को आत्महत्या की थी। उनकी डेड बॉडी चंडीगढ़ से मिली थी। लेकिन सवाल ये है कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार जैसे वरिष्ठ अधिकारी को आखिर किन परिस्थितियों में इतना मजबूर किया गया कि उन्होंने आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लिया है। देखिए, इसमें क्या है कि वाई पूरन कुमार जी काफी पहले से शिकायतें करते आ रहे थे। जी उनके साथ जो हो रहा था उसको लेके उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी थी। जी जो भी भेदभाव रहा उसको लेके वो जानकारी देते रहते थे और उनका कहना ये था कि मेरे खिलाफ जो है कोई मेरी बात पे एक्शन नहीं होता। जी तो उस चीज को लेके वो काफी दिनों से जो है पुलिस में अपनी गुहार लगा रहे थे। अभी ताजा मामले में क्या हुआ कि एफआईआर एक रोहतक में लॉन्च हुई। उसमें उनका एक कर्मचारी वाई पूरन कुमार का उसमें उसके बयान हुए। ये सारा घटनाक्रम उसके बाद घटा है। जी तो अब इसमें क्या है कि फैमिली की जो डिमांड थी उसमें एफआईआर की, वो एफआईआर तो लॉन्च हो गई है। अब आगे देखना यह है कि इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि उसमें कई अफसरों के नाम है। सर, अभी हाल ही में बड़ा अपडेट आया था कि करीब 14 अफसरों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और ये काफी टाइम बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। ये शायद पहली एफआईआर होगी अधिकारियों पर, लेकिन फैमिली की ओर से इसमें इंटरवीन किया गया है। वो इस एफआईआर से सहमत नहीं है। तो सर, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक्चुअली जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें परिवार का ये कहना है कि ये एफआईआर ठीक नहीं दर्ज की है चंडीगढ़ पुलिस ने। उन्होंने इस एफआईआर पे आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जो एफआईआर का फॉर्मेट होता है उसमें एक्यूज्ड का कॉलम में नाम लिखा होता है आरोपी का। जी उस तरह से आरोपी का किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है कॉलम में। एक रनिंग मैटर में ही नीचे जो है नाम ऐड किए गए हैं। तो उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया है। इस मामले में परिवार के करीबी सीनियर आईएएस अफसर डी सुरेश जो हैं वो अभी चंडीगढ़ के डीजीपी से मुलाकात करने जा रहे हैं। जी तो सर, इसमें इंटरवीन का ये पूरा मामला है कि परिवार को उस एफआईआर में एक्यूज्ड के नाम चाहिए बेसिकली। हाँ, परिवार उस एफआईआर से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है एफआईआर का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज की जाए। सर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने करीब 15 साल चंडीगढ़ और हरियाणा में बिताए हैं अपने, चाहे वो काम को लेकर हो, ठीक है। तो क्या आपकी कभी आईपीएस वाई पूरन कुमार से मुलाकात हुई है? हाँ, उनकी अंबाला में, मेरे टाइम जब मैं अंबाला में पोस्टेड था तो उस समय एडिशनल एसपी थे। जी उस समय उनसे मुलाकात होती थी और यहाँ आने के बाद भी मुलाकात हुई है कई बार। तो सर, अगर उनके नेचर के बारे में आप बता पाए तो किस नेचर के थे वो? वो शांत स्वभाव के थे, गंभीर थे और अपने काम से काम रखते थे। सर, वो स्वभाव के थे, शांत स्वभाव के। आप कह रहे हैं एक तरह से सुलझे हुए इंसान थे वो? देखिए, उनकी जो भी लड़ाई थी वो पुलिस के इंटरनल सिस्टम से चल रही थी। ओके। एज ए जर्नलिस्ट मेरी उनसे उस चीजों को लेके बात होती थी। जी कई शिकायतें ऐसी थी जो उन्होंने पुलिस में कर रखी थी, तो मैं उन शिकायतों पे खबरें करता था। जी तो उनसे बातचीत होती रहती थी। उसमें दोनों ही पक्ष रहते थे खबर में। भाई पूरन कुमार का भी पक्ष रहता था और आधिकारिक पक्ष भी रहता था जिसके खिलाफ होती थी। जी लेकिन सर, जैसा कि आप शिकायतों का जिक्र कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि काफी लंबे समय से वो शिकायत करते आए हैं। जी। किस तरह की शिकायतें होती थी वो, और उन शिकायतों पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? क्या उन्हें सीरियस नहीं लिया जाता था? उनकी शिकायतें पुलिस में, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं पुलिस में, रिफॉर्म्स होने चाहिए। जी उनकी शिकायतें उस चीज को लेके रहती थी कि जो प्रमोशन कमेटी है, प्रमोशन कमेटी में नहीं नाम है तो उसको लेके वो अपना विरोध दर्ज करते थे। उनको जो जो अपना हक चाहिए होता था उसको लेके वो अपना विरोध दर्ज करते थे। जी और उसमें से कुछ मामलों में, अब जैसे
इनोवा का मामला था, गाड़ी उन्हें नहीं मिली थी तो उन्होंने उस पर आपत्ति जताई थी। तो बेसिकली वो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए शिकायत करते थे, लेकिन उनकी शिकायतें नहीं सुनी गई। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए नहीं, वो अपने हक को लेकर शिकायत करते थे, वो अपने हक की आवाज उठाते थे। जी, अपनी हक की आवाज उठाते, लेकिन उनकी हक की आवाज नहीं सुनी गई थी। सर, जैसा कि अभी मैंने आपसे पूछा कि आपकी वाई पूरन कुमार से मुलाकात हुई है, आपने बताया कि काफी बार हुई है, लेकिन क्या मैं उनका एक किस्सा आपके साथ जान सकती हूँ जो आप हमें बता पाए वो किस्सा? ये किस्सा अंबाला का है। उस समय, अब मुझे हल्का सा ध्यान है जी। पूरा तो इस समय नहीं ध्यान है, ये बात है करीब 2004 की, 3 या 4 की। उस समय अंबाला में कोतवाली में कैंट क्षेत्र में एक केस आया था, कोई लड़ाई झगड़े का। तो उस समय उन्होंने उसको जो है काफी मतलब सक्रिय रहते हुए उसमें कार्रवाई करी थी, और जो भी पक्ष था उसको जो है उन्होंने तुरंत पुलिस रिमांड पे लिया था, अरेस्ट करके, और इस तरह से उन्होंने कार्रवाई की थी वहां पे। तो मतलब कार्रवाई को लेके वो काफी सक्रिय रहते थे, मतलब लापरवाही किसी तरह की उनकी नहीं देखी जाती थी, अपने काम को लेकर वो काफी सीरियस हमेशा से रहे। हाँ, हर पुलिस अधिकारी का सीरियस होना ही चाहिए। जी। नहीं सर, आमतौर पर देखा जाता है कि कई अंबाला लेवल में पे वो पुलिस अधिकारी एडिशनल सीरियस एसपी नहीं थे। होते हैं। देखिए, ऐसा था जो मुझे पता चला है, जी। मैंने उनके परिवार के लोगों से भी बातचीत करी तो मुझे ये पता चला है कि वो आईपीएस बनना उनका एक सपना था। जी। वो आईआईएम की नौकरी, मतलब आईआईएम में भी उनको अच्छा पैकेज मिल सकता था आईआईएम करने के बाद में, आईटी के बाद में, लेकिन उन्होंने ऑप्शन आईपीएस चुना, सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और ऑप्शन आईपीएस ही रखा था। तो इसका मतलब वो पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे। जी। और मार्क्स भी उनके अच्छे आए थे तो उनको उसके अकॉर्डिंग कैडर मिला। फिर जो कोई भी अधिकारी होता है, जो नया अधिकारी होता है, जब नया नया बनता है तो वो अपने पूरे जी जान से काम करता है। अंबाला में ऐसे एडिशनल एसपी उनकी पहली पोस्टिंग थी उसमें, तो उन्होंने पूरा जी जान से किसी भी मामले में काम किया अच्छी तरह से, उस समय बढ़िया काम किया उन्होंने। सर, आईएएस अवनीत पी कुमार यानी जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने जातिगत आधार पर प्रताड़ित किया गया, ये आरोप उनकी पत्नी की ओर से लगाया गया था। लेकिन एक सवाल ये है, क्या हरियाणा पुलिस में आज भी जातिवाद जड़े जमाए हुए हैं क्या? देखिए, पुलिस को रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे कहीं की भी पुलिस हो, उसको रिफॉर्म्स की जरूरत है। पुलिस सुधारक को कोई काम नहीं होता, कई रिपोर्टें टर्निंग पड़ी हुई है, ठीक है। पुलिस में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस विषय पे लोगों को, अधिकारियों को भी काम करना चाहिए, सरकारों को भी काम करना चाहिए। अब उस सुधार को मानता कौन कितना है, ये देखने वाली बात है। सर, काफी कुछ तक सुधार हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के जमाने से जो पुलिस चली आ रही है अभी तक वही है। काफी कुछ बदलाव हुए हैं और बदलाव धीरे धीरे और होंगे, लेकिन पुलिस में रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सर, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि उनकी जो पत्नी आईएएस अवनीत पी कुमार, उन्होंने 2 दिन तक कोई भी लेटर नायब सिंह सैनी को नहीं लिखा था, यानी सीएम को लेटर नहीं लिखा गया था। लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी ने सीएम को लेटर लिखा, उसके बाद ये कार्रवाई देखी गई। इसमें जो अभी तक कहीं डिस्कस नहीं हुआ है, एक पॉइंट है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। जी। होता क्या है, किसी भी आईएएस या आईपीएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले सरकार से उसकी अनुमति ली जाती है। चीफ सेक्रेटरी बकायदा उसको जो है बताता है कि हाँ, आप कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है, या आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं, या एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, या पूछताछ कर सकते हैं। जी। वैसा इस मामले में हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखने का विषय है। मुख्यमंत्री हरियाणा को इस एफआईआर के बारे में जानकारी दी गई थी कि नहीं दी गई थी, ये भी जो है देखने की बात है। तो इसमें कई पहलू हैं जो अभी जिनके देखना होगा। सर, पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद एफआईआर दर्ज करने में आखिर देरी क्यों हुई थी, इसकी वजह हम आपसे जानना चाहेंगे। और दूसरा कि जबकि सुसाइड नोट और शिकायत दोनों मौजूद थी, फिर भी लेट लतीफी क्यों हुई? जैसा चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि हमने इस बारे में लीगल ओपिनियन ली है, एमएचए से अनुमति ली है, तो उसमें वैसे तो प्राइमा फेसी होता क्या है कि जब आपके पास सुसाइड नोट आ गया तो उसके बिहाफ पे आप एफआईआर रजिस्टर करते हैं, किसी के भी खिलाफ हो। लेकिन जब मामला हाई प्रोफाइल होता है तो पुलिस इधर उधर से राय लेती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं, दबाव होता है। तो मेरे समझ से तो दबाव के कारण ही ये हुआ कि एफआईआर इतनी लेट हुई। जी। सर, एक और सवाल है कि
क्या इस केस में राजनीतिक दबाव या फिर उच्च अधिकारियों के प्रभाव के चलते जांच की दिशा प्रभावित हो रही है? क्या कुछ ऐसा दबाव वाली बात सामने आ रही है? देखिए, जब एक बार एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो उसमें दबाव की कोई चीज नहीं होती है, और वैसे भी इस मामले में कोई हरियाणा पुलिस तो जांच करेगी नहीं। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस जांच करेगी, जो कि केंद्र के अंडर आती है। ठीक है, तो चंडीगढ़ पुलिस अभी तक जो मैंने देखा है कई मामलों में तो निष्पक्ष जांच करती रही है, और इस मामले में भी उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच की होगी। सर, जैसे कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को और साथ ही उनके साथ कई ऐसे वरिष्ठ अधिकारी थे जिन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो लेकिन अभी उन पर एफआईआर दर्ज हुई है, उन्हें अभी तक हटाया या फिर सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? ऐसा नहीं होता है कि एकदम से सभी अधिकारियों को हटाया दिया जाए जी। कोई भी चीज होती है तो पहले उसकी जांच होती है। मान लीजिए 15-16 अधिकारी हैं, सबके खिलाफ शिकायत है, सबके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो उसमें जांच चलेगी। पहले जांच चलेगी, तब पता चलेगा कौन कौन अधिकारी किस किस चीज में लिप्त था। ठीक है, तो उसका फर्क तो पड़ता है, उसका उनके पोस्टिंग पे फर्क पड़ता है, प्रमोशन पे फर्क पड़ता है, इसलिए सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन एकदम से सब पे कार्रवाई हो जाएगी तो सरकार तो खाली हो जाएगी। हाँ, तो सर अभी जैसे 14 अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, उन पर आरोप है, आरोप के तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन क्या जैसे जैसे ये मामला बढ़ता जाएगा क्या और अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए, जब जांच चलती है तो जांच जो है पूरा अपना विस्तृत तरीके से चलती है। उसमें जब बयान होते हैं तो बताते हैं कि वो कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था। लेकिन चूंकि इसमें बड़े अधिकारियों के नाम है तो अब इससे छोटे ही अधिकारी आएंगे, उससे बड़े तो नहीं आएंगे। लेकिन जांच में हो सकता है कि कई नाम और खुलासा हो, है ना। मतलब कई और अभी खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप नया मोड़ इस पूरे मामले में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जांच के बाद हो, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन क्या सर अनुसूचित जाति से आने वाले अफसरों को क्या अब भी प्रमोशन, पोस्टिंग और जांच जैसे मामलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है हरियाणा जैसी जगह पर? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ एक मामलों में ऐसा हो सकता है, लेकिन कई मामले अगर देखें तो अब सब में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एक आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार जो काफी लंबे समय से अधिकारी रह चुके हैं, उनकी एक बेटी, उनकी पत्नी खुद एक आईपीएस अधिकारी जो कि उस समय जिस समय ये घटना घटी वो जापान के दौरे पर थी नायब सिंह सैनी के साथ। ऐसा क्या हो गया, किस तरह की फ्रस्ट्रेशन हो गई जो उनके दिमाग पर हावी हो गई और फिर आईपीएस पूरन कुमार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? ये भी तो एक बड़ा सवाल है सर, जो कि पूरा प्रशासनिक अमला संभालता है उस जगह पर। अभी तक जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो रोहतक में एफआईआर हुई थी उसके बाद ये कदम उठाया गया है। अब इसमें जो आगे जांच होगी उससे पता चलेगा कि रोहतक वाली एफआईआर में क्या था, उसमें किसका किसका नाम था। ऐसा पता चला है कि वहां पे जो एफआईआर हुई है इनके कर्मचारी के खिलाफ, उसमें उसने इनका नाम भी बोला है। नाम बोला तो कैसे बोला है, क्या बोला है, मैंने आपको पहले भी बताया। कोई भी आईएएस अधिकारी हो, कोई भी आईपीएस अधिकारी हो, तो उसके सिर्फ नाम बोलने से ही उसको नहीं पुलिस इंटरोगेट कर सकती। उसमें जांच के कई पहलू होते हैं, उसको अरेस्ट करने के लिए काफी कुछ प्रक्रिया होती है, तो वो परमिशन लेनी पड़ती है। तो अभी इसमें कई चीजें जो है हिडन है। अभी तो सिर्फ प्राथमिकी दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। कई चीजें जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच में सामने आएंगी। सर, जो सुसाइड नोट था 8 से 9 पन्नों का कहा जा रहा है, उसमें भी काफी बड़ी बातें जो हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार की ओर से कही गई थी। क्या उसके आधार पे भी जांच की जाएगी? क्या उस सुसाइड नोट में भी कई नाम है, उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, जब जांच होगी तो सारी चीजें उसमें शामिल होंगी। उसमें वो सुसाइड नोट भी शामिल होगा, उसमें वो कंप्लेंट भी शामिल होगी जो उनकी वाइफ ने दी है, सारी कुछ शामिल होगा। जांच में फिर कोई पहलू नहीं छूटेगा, सारी चीजें जो है उसमें शामिल होती हैं। सर, हालांकि अभी तक पूरन कुमार का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। 4 दिन इस घटना को बीत गए हैं। परिवार की कुछ मुख्य मांगे हैं, जैसे कि सभी नामजद अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी और निलंबन। हालांकि एफआईआर दर्ज तो हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी और निलंबन नहीं हो पाया है। पत्नी और 2 बेटियों को स्थायी सुरक्षा, क्या उन्हें सुरक्षा दे दी गई है? और परिवार की गरिमा और अधिकारियों की रक्षा, ये भी एक परिवार की ओर से मांग है। तीसरा, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच। तो क्या लगता है जो ये जांच, 4 जांच परिवार की ओर से मांग की गई है, क्या इनमें से एक भी पूरी हो पाएगी प्रशासन या सरकार की ओर से? क्योंकि सबसे पहले मांग तो उन्होंने यही रखी है कि नामजद अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी और निलंबन। पहली चीज होनी थी कि एफआईआर लॉन्च हो। एफआईआर लॉन्च हो गई, अब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
जब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो ये देखना होगा कि उनका परिवार इस जांच से संतुष्ट है कि नहीं है जो जांच हो रही है। अगर जांच से संतुष्ट होगा तो वो जांच चलती रहेगी, नहीं तो परिवार के सदस्य ये मांग भी कर सकते हैं कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए। तो कई चीजें हैं जो इसमें आगे घटित होनी है। आगे तो तभी पता चलेगा जब वो चीजें जांच शुरू होगी। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट मिरर से बात करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही बड़ी अपडेट देने के लिए हमें। सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।